नमस्कार, बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस कार्यक्रम में हम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आप सब ये बात जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते 1 मार्च से 8 मार्च तक हम अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि महिला और पुरुष आज के समय में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। जब महिला सशक्त होगी तो उनका परिवार सशक्त होगा, और जब परिवार सशक्त होता है तो समाज और अंततः देश का विकास होता है। नारी शक्ति के ऊपर शायद आप सब भी इस बात को अवश्य मानेंगे कि नारी शक्ति तू सब पे हावी है, तू दुर्गा है, तू नारी है, तूने ही किया सृजन सबका, तू माँ भी है, तू बहन भी है, तू नारी शक्ति, और नारी शक्ति को शत शत नमन। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने एक ऐसी ही नारी शक्ति को आमंत्रित किया है जो आत्मनिर्भर भी है, विकासशील भी है, प्रगतिशील भी है, और अपने गुणों से अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास में जो भी नारियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए भी तत्पर कार्यरत हैं। आइए स्वागत करते हैं बहुत गर्व के साथ भारत की एक ऐसी बेटी का जिसको देश का, प्रदेश का, भारतवर्ष का सर्वोच्च नारी सम्मान मिला है। राष्ट्रपति महोदय से स्वागत करते हैं दीपा माथुर जी का हमारे स्टूडियो में। आपको राष्ट्रपति महोदय से नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। इसके साथ ही आपने या भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों के लिए बहुत काम किया है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और अपना जीवन जो है नारियों के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने समर्पित किया है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और हमें बहुत खुशी है इस बात की, एक भारत की बेटी किस तरह से भारत की और बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का, शालू जी आपका, इतना खूबसूरत शब्दों में मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आज वाकई बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज आपके साथ अपने विचार साझा कर रही हूँ। आपने जो नारी शक्ति पुरस्कार की बात की, मेरे लिए वाकई बहुत ही सम्मान का और गर्व का वो विषय था। लेकिन मैं ज़्यादा सम्मानित महसूस तब करती हूँ जब मेरे द्वारा 2 महिलाएं भी मोटिवेट होती हैं या आगे अपने उस पिंजरे से निकलती हैं, मन के पिंजरे से निकल के आगे कुछ करना चाहती हैं। तो मैं वाकई आज बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीपा जी, हमारे दूरदर्शन परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि किस तरह से इतना बड़ा सम्मान पाकर भी आप फिर भी समर्पित अपने आप को तब महसूस करती है जब आपको लगता है कि शायद आपसे कोई बच्ची, कोई बालिका, कोई किशोरावस्था की या कोई महिला प्रेरणा ले पाती है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि जो मन का पिंजरा है उससे आप शायद किसी महिला को आज़ाद करवा पाती हैं। तो आसपास तो आज़ादी दिखती है हमें, कौन से पिंजरे की बात कर रही हैं? देखिए, हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, अगर हम उसको पलट के देखें इतिहास के पन्ने, तो उस भारतवर्ष में कभी भी महिला और पुरुष में भेद नहीं था। मैत्री, गार्गी जैसी महिलाएं, विदुषी महिलाएं हम भारतवर्ष से ही उपजी हैं। फिर जब विदेशी आए तब पर्दा सिस्टम आया, और वो पर्दा सिस्टम पहला कदम था बंदिश का एक महिला के लिए। वो पर्दा सिस्टम इसलिए आया क्योंकि पुरुष वर्ग महिलाओं को बचाना चाहता था। फिर वो धीरे धीरे एक कुरीति के रूप में बढ़ता गया, और उस कुरीति का अंजाम हम आज भी भुगत रहे हैं। तो जब एक कुरीति इतने सालों से चलती आ रही है तो एक महिला अपने आप में बंदिश ले लेती है, मानसिक बंदिश। जो मैं मन के पिंजरे की बात करती हूँ वो है एक मानसिक बंदिश। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि आज जिस सदी में हम बैठे हैं वहाँ महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें बन रही हैं, समाज जागरूक है, महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिला सप्ताह हम मना रहे हैं, इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं की आज़ादी के बारे में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इस परिवर्तन में भी अभी महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ाई जारी है। वो इसलिए जारी है क्योंकि अभी महिलाएं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, और वो हिम्मत नहीं जुटा पाना एक मन का पिंजरा है जिसे मैं मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पिंजरा तो खुल गया है लेकिन मन का पिंजरा हम कब खोलेंगे, कब हम वो अपने में कॉन्फिडेंस लाएंगे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं ना धीरे धीरे हो रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये वो अवस्था में अभी हम चल रहे हैं। बट मैं पूर्ण रूप से इस बात को मानती हूँ बड़े कन्विक्शन से कि ये बहुत जल्दी जो नारी सशक्तिकरण है, विमेन एम्पावरमेंट, इस शब्द से हम मुक्ति पा जाएंगे। ये तब हम मुक्ति पाएंगे क्योंकि हम
मेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, तो फिर हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी नहीं करेंगे, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि समाज तो दोनों स्त्री पुरुष के लिए समान है और वो दो पहियों के तरह है, और ये समाज रूपी गाड़ी तभी सुचारू चल पाएगी जब स्त्री और पुरुष साथ साथ में चलेंगे। आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप बहुत सारा काम करती हैं, आप महिलाओं के लिए लिखती भी हैं। आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ कि आप एक साधारण महिला से नारी शक्ति बनी, आपको इतना बड़ा सम्मान मिला? आपके सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो मेरा बड़ा अनयूजुअल सफ़र है, क्योंकि जब मैं बहुत कम उम्र में फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी, और काफ़ी 30 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। और उससे यहाँ तक का सफ़र एंटरप्रेन्योर बनना और एक रिकग्नाइजेशन सोसाइटी में मिलना और महिलाओं को इंस्पायर करना, उस जर्नी में देखिए सबसे पहले तो मेरी खुद की इच्छा शक्ति मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से कुछ करने की चाह थी। मुझे परिस्थितियाँ ऐसी थी कि शादी हो गई, कोई फोर्स नहीं था, बड़े खुशी खुशी ये हुआ। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का, मेरी मदर का, जिसने मुझे हमेशा ये गाइड किया। हमेशा मैंने देखा कि वो किस तरह से और महिलाओं को मदद करती थी, किस तरह से एक घर में उस तरह का माहौल था आगे बढ़ने का। फिर मेरे हस्बैंड, मेरा इन-लॉज, जिन्होंने मैं पढ़ी पूरी, मैंने अपनी पढ़ाई की। उस ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, लेकिन मैंने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स किया। फिर ये सब करके मुझे लगा कि अब क्या, पढ़ तो लिए, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपना करूँगी, और मैंने अपना कंपनी शुरू करी। तो उसमें एक मानस था कि काम तो करूँगी, लेकिन काम वो करूँगी जो महिलाओं के साथ हो। तो हमारे साथ 90% सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, और वो अभी तक हमारा जो चलन है वो चलता आ रहा है। वो चला बिज़नेस और ठीक चल गया, काफ़ी एक्सपोर्ट करती थी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये सारा काम करती थी। पर ये कैसे हुआ कि आप अपने काम में चलने तो लगी, लेकिन साथ में क्या, मैं अकेला चलता गया, कारवा बनता गया। जी। तो महिलाओं का कारवा आपने तो कारवा इसलिए बना मेरा, शालू जी, क्योंकि मेरे को इतनी महिलाएं मिल गई और वो उस कारवा में मेरे साथ जुड़ती गई। तो इसमें मेरा अकेली का कोई भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक सम्मिलित प्रयास है। तो जब मैं इन महिलाओं के गाँव में जाती थी अपने ऑर्डर पूरा कराने, तो मैं देखती थी कि बहुत सारी समस्याएं हैं इन महिलाओं की। पढ़ना चाहती हैं बच्चियां, पढ़ नहीं पाती हैं। महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं। निर्णय नहीं ले पाती हैं कुछ भी, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता आज भी कम है। महिलाओं को आज भी समाज में वो स्थान नहीं दिया। तो बड़ी समस्या, इनकी मेडिकल समस्याएं बहुत देखी कि इनकी तबीयतें खराब है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा कम है। अगर घर में 5 केले आए हैं और 6 जीव हैं, तो महिला वो केला नहीं खाएगी, ये मेरी आंखों देखी बात है। तो ये चीज़ मुझे देख के ना बड़ी तकलीफ होती थी कि ये कैसे। और फिर ये मेरी अपने समस्या मेरे पास लेके आती थी, तो मैं इनकी समस्या अपने छोटे से स्तर पे कोशिश करती थी कि मैं सुलझाऊं इनकी समस्याएं। तो ऐसे करते करते बहुत सारे, जो आप कह रहे हो ना कारवा बना, तो ऐसे कारवा बनता गया। वो कारवा समस्याओं का कारवा था। फिर इतनी समस्या अकेले सुलझाना तो मुश्किल था, तो समाधान कैसे ढूंढती। तो सोचा कि अकेले नहीं होगा, औरों को जोड़ते हैं इसमें। और ये औरों को जोड़ने का जो मेरा सोच था, इससे एक हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन में हम मेंबर्स बनाए महिलाओं को, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वो इनकी, हमारा सबसे बड़ा जो मोटो है, क्योंकि मैं कारीगर और बुनकर महिलाओं के साथ अधिकतर काम करती हूँ, तो हमारा ये मोटो है कि हम इनको इकोनॉमिकल एम्पावर करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही बात करते हैं कि किस तरह से कौशल विकास किया जाए, युवाओं का नहीं बल्कि महिलाओं का भी। आपने एक बात कही शिक्षा के ऊपर, तो क्या आपको लगता है जब भी हम एक सुदृढ़ समाज की बात करते हैं, उसकी जो नींव है बहुत जल्दी डाली जाती है, तो क्या कहीं आपके अनुसार बालिका शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है महिलाओं को सशक्त करने में आगे? जी, आप शालू जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर शिक्षित समाज होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। और शिक्षा का ये देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से सुविधाएं दे रखी हैं, मुफ्त शिक्षा दे रखी है, महिलाओं की शिक्षा दे रखी है, इनकी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं बच्चियों के लिए। अब क्या है इसमें, जो एक चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि क्योंकि हमारा एक समाज का माइंडसेट है कि महिलाओं, बच्चियों की तो क्या है कि शादी हो जाएगी और ये तो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन जो लड़का है वो 4 हाथ, अगर एक लड़का है तो 2 हाथ, और वो लड़का नहीं, वो 2 हाथ हैं जो कि पैसा कमाएंगे। 2 बच्चे लड़के हैं तो वो 4 हाथ हैं। तो ये एक अभी मानसिकता है।
तो जब इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी क्या होता है कि जब लड़कियां अपना रजिस्ट्रेशन तो कराती हैं, क्योंकि सरकार के काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं और इनकी मुहिम चलती रहती है, लेकिन वो शिक्षा उतनी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाती। शिक्षित होना, साक्षर होना और शिक्षित होना, इसमें फ़र्क है। तो आप साक्षर तो हो रही हैं, अपना नाम लिखना जानती हैं, पेपर पढ़ना जानती हैं, लेकिन शिक्षित तब होंगी जब एक पूर्ण रूप से इनको समझ में आएगी इनकी खुद की महत्ता, इनकी खुद की इंपॉर्टेंस उस समाज को आगे बढ़ाने। तो अभी वहाँ पे हमें, मुझे लगता है हमें काम करने की जरूरत है। आप बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं ऐसी महिलाओं से, ऐसे इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। पहले में और अब में महिलाओं की स्थिति में आपको क्या सकारात्मक बदलाव दिखता है? जी हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और इसमें मैं बहुत ही मतलब खुश होकर जवाब देती हूँ जब मुझसे कोई ये पूछता है, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो इन महिलाओं का अकाउंट नहीं था। इन महिलाओं को ये नहीं पता था कि वो समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक बात है कि हमारा जो भारत देश है वहाँ पे 80% लोग गांव में रहते हैं, तो 80% महिलाएं गांव में रहती हैं। अब वो चाहे बुनकर हों, चाहे खेत में काम करने वाली हों, चाहे एम्ब्रॉयडरी करने वाली हों, चाहे लेदर का काम करने वाली हों, तो ये जो हथकरघा उद्योग है इसमें महिलाएं बैकबोन कहलाती हैं। इसकी रीढ़ की हड्डी मानती हूँ मैं इन महिलाओं को। ये अपने दिन भर घर का काम करती हैं, बच्चों का काम करती हैं, दिन में खेत में काम करती हैं, शाम को फिर घर का काम करती हैं। तो अब आप देखिए कि उस परिवार की जो ढांचा है उसमें पुरुष भी काम कर रहा है कमाई का और महिला भी कमाई का काम कर। बुनकर महिला दिन भर कपड़े बुनती है, तो उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। फर्क कहाँ आ रहा है? उसके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का रिकग्नाइजेशन नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये इस पे काम करना जरूरी है, और रिकग्नाइजेशन तब आएगा जब महिला खुद समझेगी कि भाई मैं भी तो खेत में काम करती हूँ, मैं भी तो बुनती हूँ कपड़ा, तो इसमें अगर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये महीना कमाया गया है तो 2,500 तो मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। महिलाएं हमेशा से इस देश में काम कर रही हैं, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं, सिर्फ वो इकोनॉमिक्स उन तक नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल, ये तो उनको शायद कहीं ना कहीं जागरूकता जो है या उन्हें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जी बिल्कुल। आप किस तरह से उन तक ये बात पहुंचा पाती हैं, या जो आपका क्या योगदान रहा है उनके एक्नॉलेजमेंट में अपना योगदान देने में? कितनी महिलाओं की जिंदगी बदल पाई है, आप बताएं। ये आपने बड़े दुखती रग छू दी मेरी क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तो शालू जी मानिए कि मैं जब ये समझाने जाती थी, मुझे जब मैंने शुरू में अपना बिजनेस शुरू किया तो मैंने एक बात नोटिस की कि जो पुरुष है वो कारीगर है, वो हमसे पैसा लेके जाता है। तो मैं फील्ड विजिट करती हूँ, मैं देखती काम तो महिलाएं कर रही हैं, फिर मैं पूछती तुम्हें क्या मिलता है इसमें? कहती हमें तो कुछ नहीं मिलता, हमारे पति को मिलता है ना, घर में पैसा आ रहा है। तो कदर तो एक बात हो गई ना, इंपॉर्टेंस। हम भी पुरुषों से डील कर रहे थे। तो मैंने इनका अकाउंट खुलवाने की, तब इनके अकाउंट नहीं थे, अब तो सरकार ने इतना इन्हें इक्विप्ड कर दिया है, तो तब इनके अकाउंट नहीं थे। तो मैंने कोशिश की कि मैं इनका अकाउंट खुलिया, मैं इनसे बातचीत करती तो लिटरली मेरे को डांट के उस घर से भगा दिया जाता था कि आप है ना मैडम हमारा घर बिगाड़ देंगी, आप ये कर देंगी, वो कर देंगी। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार सुनाओगे, 2 बार सुनाओगे, 10 घर में से अगर एक भी सुनेगा तो वो 9 घर के लिए प्रेरणा होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैं आपको एक यहाँ छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। 8-10 साल पुरानी बात है कि एक लड़की की शादी फिक्स हो गई, लेकिन वो लड़की ने उसने राजस्थान बोर्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशन से पास हुई और उसके बाद उसकी बाल विवाह एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ समस्या है, तो उसकी शादी फिक्स कर दी। तो वो हमारे पास आई, हमने उसको कहा नहीं हम इसे पढ़ाएंगे फादर, मैंने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं, हमने कहा हम करवाएंगे अरेंज। भगवान की दया से अरेंज हो गया। आज वो लड़की लेक्चरर है जी। और वो ही लेक्चरर नहीं है, उसने कितनों को प्रेरणा दी, कितनों की शादियां नहीं हुई, कितनों परचूनी की दुकान भी खोली है एक लड़की ने। तो देखिए ये फर्क चाहते हैं हम, ये होना चाहिए। महिला को किस तरह मदद करे जी। अगर महिला की मदद नहीं करेगी तो ये सारी स्कीम्स का इस्तेमाल होगा कैसे? बिल्कुल, ये सारी प्रेरणा जाएगी, बात आगे तक जाएगी कैसे? ये है मेरा सबसे बड़ा प्रश्न। बिल्कुल, तो जो महिला मित्र हमारा कार्यक्रम देख रही हैं उनके लिए ये प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है कि जैसा कि दीपा जी ने शुरुआत में कहा था, मन का पिंजरा खोले, तो कहीं ना कहीं हिम्मत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दीपा जी एक छोटी सी बात है, अगर मुझ में हिम्मत भी है मान लीजिए, लेकिन मेरा परिवार बोलता है अगर तुम ऐसे करोगी तुम शायद हमारे परिवार को कलंकित ना कर दो, समाज क्या कहेगा, इस तरह के बड़े सवाल जो है एक महिला के ऊपर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हर महिला एक बेटी भी होती है, माँ भी होती है, तो वो शायद कहीं हिम्मत हार जाती है। तो शिक्षा तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसको एम्पावर मन से करना, इमोशनल एम्पावरमेंट, वो किस तरह से हो सकता है? देखिए उसके भी वही आंसर है कि इमोशनल एम्पावरमेंट तब होगा। देखिए जो आपने कही शालू जी वो बात बिल्कुल ठीक है, अधिकतर महिलाएं हिम्मत हारती हैं, लेकिन अधिकतर में से वो मुट्ठी भर जो हिम्मत नहीं हारती हैं ना, वो उन अधिकतर को हिम्मत नहीं हारने की प्रेरणा देती हैं।
सरकार, और ये बात नहीं है आजकल ऐसा नहीं है, देखिए हम इतनी महिला एम्पावरमेंट की चर्चा करते हैं, इतनी सारी एनजीओज काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोच में बदलाव आ रहा है और पुरुषों के भी आ रहा है। और ये कोई एक लड़ाई नहीं है, ये कोई रैट रेस नहीं है कि तुम बड़े या हम बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि यहाँ पर बात ईगो की नहीं है, बात यहाँ पे समान होने की है। बिल्कुल। और आप देखिए कि इतना जब आप देख रहे हैं इकोनॉमिकली हमको आज हर चीज़ महंगाई हो रही है, तो अगर महिला पुरुष बराबर का काम करेंगे इकोनॉमिकली या सोच में, तो कितना एक जो परिवार की यूनिट है वहाँ बच्चा अच्छा पढ़ भी पाएगा। और इसमें मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि जो महिलाएं हैं ना, जब उनके बेटे छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जब एक बेटा और बेटी समान उम्र के हैं तो माँ को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि बेटी तू पानी पिला या तू चाय बना। वहाँ पे अगर लड़का है तो उसको भी एक समान तरीके से घर में अपना कंट्रीब्यूशन करने की बहुत ही छोटी उम्र में शिक्षा देनी चाहिए। ये चीज़ हमारे अभी पुराने टाइम में मिसिंग है। लड़का होगा तो एक माँ का भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन, हाँ, तो माँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या परिवार की एक जो यूनिट है दादी माँ नानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़के को भी उतना ही काम सिखाया जाए, लड़की को भी उतना ही काम सिखाया जाए, लड़के को भी उतना ही पढ़ाया जाए, लड़की को भी उसके शौक के हिसाब से पढ़ाया जाए, निर्णय देने की क्षमता दी जाए। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बचपन, ये परवरिश है। कहते हैं ना कि अपना जो घर होता है वो पहली पाठशाला होती है, तो ये परवरिश है। तो परवरिश अगर बच्चे की एक खुले दिमाग से होगी तो मुझे लगता है कि शिफ्ट बहुत जल्दी आएगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, जो बीच बहस कार्यक्रम से भी जुड़े हैं, वो ये बात समझ पा रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक परिवार को सशक्त होना बहुत आवश्यक है और उनको जो है सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दीपा जी, अगर हम गाँवों की ओर चले, जैसे आपने कहा 80% जो जनसंख्या है गाँवों में रह रही है, आज भी महिलाएं परंपरागत कार्य करती देखी जाती हैं और उनकी स्थिति में किस तरह का बदलाव आपने देखा है? क्या स्थिति जस की तस बनी हुई है या उनमें सुधार आ रहा है? नहीं, जस की तस बिल्कुल नहीं है, बहुत सुधार आ रहा है। और उस सुधार के कारण मैं आपको बताऊंगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट रिवॉल्यूशन। हर कारीगर महिलाएं कम साक्षर भी होगी, सिर्फ नाम लिखना जानती है, लेकिन उसको इंटरनेट और मोबाइल हैंडल करना आता है। तो पहले ये था कि हम जब काम, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि पहले ये था कि हम काम जब महिला को देना चाहते थे तो हमारा एक बंदा गांव में जाता था, क्योंकि मेरा काम गांव में ही है मोस्टली। अब क्या है कि व्हाट्सएप पे हम उससे टच में रहते हैं, व्हाट्सएप पे डिज़ाइन जाते हैं, व्हाट्सएप पे सारा काम हो जाता है और महिलाएं आराम से कर पा रही। और फिर क्या होता है कि जब वो एम्पावर महसूस करती है, जब उनके पास एक इंटरनेट है या उनके पास मोबाइल है, तो वो खुद अपनी समस्या हमें फ़ोन करके बता सकती हैं। तो एक वो जो एम्पावर्ड महिला से लेस एम्पावर्ड महिला का जुड़ाव हो रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहला तो ये। दूसरा परिवर्तन है इनका जो अकाउंट। अब एक सरकार, पहले हम कैश दिया करते थे, अब बहुत कंपनीज ये करती हैं कि कैश नहीं देती हैं, चेक से पेमेंट करने लगे हैं। तो वो एक, ये अब जब देखते हैं कि कुछ पैसा हमारे अकाउंट में भी आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है। तीसरा एम्पावरमेंट इसमें ये आ रहा है जो सरकार की हेल्थ स्कीम्स हैं, जो गांव-गांव में इन्होंने हेल्थ स्कीम्स हैं, उनके से बहुत बड़ा, क्योंकि इनकी देखिए स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, तब आगे महिला आगे बढ़ेगी। तो एक ये स्कीम है। एक जो चीज़ है जो एजुकेशन पे काम हो रहा है, मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ उस हिसाब से पढ़ नहीं पा रही हैं, साक्षरता तक ही रुक जाती हैं, लेकिन कम से कम घर से 2 कदम तो आगे निकालती हैं, पढ़ती हैं, सीखती हैं, 4 चीज़ें तो सीखती हैं। तो ये जो सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं ना, अब वो वाली बात अभी भी है, वो बात जो बहुत रिमोट विलेजेस हैं उसमें, लेकिन जो शहरी गांव हैं या कोई ऐसे गांव हैं, वहाँ पे बहुत परिवर्तन है। लड़कियाँ अच्छे मेडिकल में जाने लगी हैं। दीपा जी, हम सब ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम पढ़ते लिखते भी हैं, उसका भी हमारे जीवन पे प्रभाव आता है, और पता नहीं कौन सी बात किस लेखक की पढ़ी हुई हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। और आप महिलाओं के लिए इतना काम करती है, महिलाओं के लिए लिखती भी हैं। अपनी कोई रचना बताइए ना जो आपको लगता हो कि आपकी भी बहुत पसंदीदा हो और आपको लगा हो कि शायद कहीं ना कहीं महिलाओं की मनस्थिति को उजागर करती है। तो मैंने अभी आने से जस्ट पहले कुछ 2 लाइनें लिखी जो मैं महिलाओं की तरफ से आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसका नाम है खुशियाँ। तो मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ कि अपने हिस्से की खुशियाँ मैं खुद लिख लूँगी, अपने हिस्से की खुशियाँ मैं खुद लिख लूँगी, बस तुम मुझे वो कलम ला दो। अपने हिस्से की खुशियाँ मैं खुद लिख लूँगी, बस तुम मुझे वो कलम ला दो। एक आध कागज़ का टुकड़ा दे दो, कलम में स्याही मैं खुद भर लूँगी। अपने हिस्से की खुशियाँ मैं खुद लिख लूँगी। अनंत आकाश का मेरा हिस्सा मैं खूब पहचानती हूँ। अनंत आकाश का मेरा हिस्सा मैं खूब पहचानती हूँ।
तुम बस पिंजरा खोलो, अरमानों में पंख मैं खुद लगा लूँगी, अपने हिस्से की खुशियाँ मैं खुद लिख लूँगी। अब यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात एक महिला कहती है कि तुमसे बड़ा होने की चाह नहीं है मेरी, तुमसे बड़ा होने की चाह नहीं है मेरी, जानती हूँ मैं बराबर ना होने का दर्द। तुमसे बड़ा होने की चाह नहीं है मेरी, जानती हूँ मैं बराबर ना होने का दर्द। तुम आधा हिस्सा हो जीवन का, आधा मैं हो लूँगी, अपने हिस्से की खुशियाँ मैं खुद लिख लूँगी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्रेरणादायक। इसमें एक मार्मिक तत्व भी है, लेकिन साथ में एक प्रेरणा भी है कि आप मुझे सिर्फ जो है संसाधन ला दीजिए, बाकी मैं सब कर लूँगी। और संसाधन मात्र इतना सा है कि आप मुझे वो स्पेस दे दीजिए, आप मुझ में आत्मनिर्भर बनने दीजिए। जैसा कि दीपा जी आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि स्त्री, पुरुष, बेटियाँ सब आगे बढ़ें, युवा आगे बढ़ें। और चूंकि हम बात महिलाओं की कर रही हैं, तो एक महिला आत्मनिर्भर कैसे बन सकती है और किस तरह से उसकी आत्मनिर्भरता से देश का विकास हो सकता है, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? जी, ये जो आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की जो ये योजना है, मैं दिल से इस योजना की मतलब प्रशंसा करती हूँ। 130 करोड़ हैं हम लोग, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे यहाँ बने वो एक्सपोर्ट हो या हम बाहर से बनती हुई चीज़ों को भारत में लेके आए। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ पे बनाने की क्षमता और कंज्यूम करने की क्षमता दोनों बहुत है। तो हम हमारी इकोनॉमी को हमारे ही एफर्ट से बहुत आगे ले जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो मेन मुद्दा है या जो मेन इसकी सोच है वो यही है कि आप अपनी खुद ही बनाइए, खुद ही कंज्यूम करिए और इकोनॉमी को कंट्री में ही रोटेट कीजिए। जी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% महिलाएं जो हैं गांव में रहती हैं, जो मेरी फील्ड से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, चाहे आप खेती की बात करिए, चाहे आप हथकरघा की करिए, चाहे बुनकर महिलाओं की बात करिए, महिलाएं तो कंट्रीब्यूट कर ही रही हैं। कहाँ कंट्रीब्यूशन की कमी है महिलाओं की? महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि हम तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि उनके कंट्रीब्यूशन को और कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो सरकार ने स्कीम्स बनाई हैं, उन स्कीम्स का इस्तेमाल करें। उन स्कीम्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। बड़ी अच्छी लोन की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया अमृता हार्ट मेले लगते हैं, तो वो महिलाएं उस लोन तक पहुँच नहीं पाती। तो ये अवेयरनेस करने की, अभी अवेयर होने की महिलाओं को ज़रूरत है कि अगर हम महिला हैं और हम अपना कोई पापड़ उद्योग भी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे को मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी। तो वो अभी महिलाओं तक बात नहीं पहुँच पा रही है, तो वो बात पहुँचाना महिलाओं तक जरूरी है। बात पहुंचे ना पहुंचे, तकनीक तो पहुंची गई है, इंटरनेट पहुंच गया है, तो शायद जो भी महिलाएं जुड़ी हैं वो अपने आसपास को, उनके घर में जो शायद महिलाएं काम करती हैं, जो उनकी डोमेस्टिक हेल्प है, उनको जागरूक करें, उनकी बच्चियों को जागरूक करें। बहुत बिल्कुल खूबसूरत बात कही आपने। जी, आप जो बात मुझे कहती है, मुझसे सब कहते हैं कि भाई तुमको तो लोग, तुम इसलिए काम कर पाती हो क्योंकि तुम्हारे पास एक संस्था है, तुम्हारे पास साधन है। तो मैं सबसे कहती हूँ कि संस्था और साधन की क्या जरूरत है? आपके अगर घर में कोई, आपने देखा आपकी मेड की लड़की को पढ़ने में दिक्कत है, आप उसको पढ़ाइए, आप उसकी फीस भर दीजिए। तो यही आपको संस्था की क्या जरूरत है? किसी को भी संस्था की जरूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा की जरूरत है। आपको उस लड़की को आगे बढ़ाना है, आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं। इच्छा शक्ति की बात सिर्फ उस महिला की नहीं है जिस पर संसाधन नहीं है, इच्छा शक्ति की बात हम उन महिलाओं में भी है, हम में भी है जो शायद कुछ कर पा रही है। बिल्कुल, हम में भी इच्छा होनी चाहिए अपने आसपास की महिलाओं को संगठित करने की, उनको आगे बढ़ाने की। दीपा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और लेकिन आप चलते चलते संक्षिप्त में महिलाओं को किस तरह से प्रेरित करेंगी? जी, मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने आप पे गर्व कीजिए कि आप एक महिला हैं। ये कोई कलंक नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ईश्वर ने 2 संरचना की है, एक पुरुष एक महिला, तभी तो समाज आगे बढ़ रहा है। तो आप कम कैसे हैं? सबसे बड़ी बात तो अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि आप कम हैं और आपको संसाधन नहीं है, आपके पास ये कमी है। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ वो हिम्मत लाइए मन में, वो विश्वास लाइए मन में कि किस तरह आप अपने जो आप करना चाहती हैं किस तरह आप करें। आप एक माँ हैं, सृजन करती हैं आप, कितनी बड़ी बात है। और किस तरह आप अपने बच्चों की परवरिश करें, जो चीज़ आपको नहीं मिली वो किस तरह आप उन बच्चों को दें, किस तरह समाज से कदम मिला के आप आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगी, अभी तो समाज 1 कदम चल रहा है, जब आप आगे बढ़ेंगी तो समाज 2 कदम चलेगा और पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा और देश जो है आत्मनिर्भर होगा और हम सशक्त होंगे और प्रगतिशील होंगी। दीपा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने जो प्रेरणा दी, हमें पूरी उम्मीद है जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, जो कार्यक्रम देख रही हैं, वो
ज़रूर से इससे प्रोत्साहित होंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सभी धन्यवाद। दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, महिला होने की, माँ होने की, बेटी होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।